गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपकी 10वीं कक्षा का आपदा प्रबंधन। और आज आपदा प्रबंधन का आपका चौथा दिन है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई 3 से लेकर इकाई 6 तक के सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा इकाई 3 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें लिखा गया कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी भूकंप के केंद्र का मतलब भूकंप केंद्र, और दूसरा है अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम अपनी पृथ्वी की सतह से 32 मीटर नीचे जाते हैं तो हमारा जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर इसी तरह से कई किलोमीटर नीचे जाए तो एक वैसा भी स्थान आएगा जहां का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाएगा, और पृथ्वी के उस स्थान पे जहां पर तापमान इतनी अधिक हो जिसके कारण यहाँ जितने भी तत्व होंगे वे पिघल करके तरल अवस्था में आ जाएंगे, और इस तरल अवस्था वाले पदार्थ को हम लोग राख, लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, राख, लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये जो राख, लावा, मैग्मा है, ये पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, इधर उधर पृथ्वी के अंदर काफी गर्म होने के कारण इधर उधर दौड़ते रहती है। और जहां पर पृथ्वी की सतह कमजोर होती है, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह कमजोर है, ये राख, लावा, मैग्मा क्या होती है, इस स्थान से ऊपर की ओर उठना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो जिस स्थान से राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के ऊपर उठना शुरू करती है उस स्थान को हम लोग बोलेंगे भूकंप केंद्र। याद रखिएगा, यानी पृथ्वी के अंदर वाला राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के जिस स्थान से ऊपर उठने का प्रयास करता है उस स्थान को हम लोग बोलेंगे भूकंप केंद्र। और यहां से राख, लावा, मैग्मा ऊपर उठकर पृथ्वी के जिस सतह से टकराती है उस स्थान को हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। उस स्थान को हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पृथ्वी के अंदर वाला राख, लावा, मैग्मा अत्यधिक गर्म होने के कारण पृथ्वी के अंदर इधर उधर दौड़ते रहती है, और जहां पृथ्वी की सतह कमजोर पड़ती है यह राख, लावा, मैग्मा उस स्थान से ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के जिस स्थान से ऊपर उठने का प्रयास करता है उस स्थान को हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। और फिर भूकंप केंद्र से ऊपर उठकर यही राख, लावा, मैग्मा पृथ्वी के जिस सतह से टकराती है उस स्थान को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं। भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं। देखिए भूकंपीय तरंग का मतलब होता है कि अंदर वाला जो राख, लावा, मैग्मा है, जब यह हमारे पृथ्वी से टकराती है तो वहां पर एक वेव उत्पन्न होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है, एक झटका सा महसूस होता है। इसको हम लोग भूकंपीय तरंग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को खटिया पर बैठा करके नीचे से 2 लाठी लगाया जाए तो पूरे शरीर में कंपन आएगा। यही बात है कि जब राख, लावा, मैग्मा हमारे पृथ्वी की सतह से टकराएगी तो वहां पर क्या होगा, एक अचानक कंपन होगा। इसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। कहता है कि भूकंपीय तरंग का नाम लिखिए। तो देखिए भूकंपीय तरंग जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो भूकंपीय तरंग होता है उसे हम लोग पी वेव, यानी हम लोग इसको प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। पहला जो है उसको हम लोग प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है उसको एस वेव या एस तरंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंग के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी वेव के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और हमारा जो तीसरा होता है उसको एल वेव यानी दीर्घ तरंग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि तरंग कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला पी तरंग, दूसरा एस तरंग और तीसरा एल तरंग। अगर हिंदी में बोले तो पहला प्राथमिक तरंग, दूसरा द्वितीयक तरंग और तीसरा दीर्घ तरंग। समझे। तो यानी भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
पहला सवाल ये था कि भूकंपीय तरंग क्या है। तो पृथ्वी पर जो अचानक कंपन उत्पन्न होती है उसे हम लोग भूकंपीय तरंग बोलेंगे। और ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर बताइए। देखिए यहाँ पर दोनों का परिभाषा बोलना कि भूकंप क्या है और सुनामी क्या है। देखिए भूकंप का मतलब होता है कि जब पृथ्वी की सतह पर, मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है, और जब इस पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अचानक से कंपन उत्पन्न हो जाए, हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अचानक से कंपन उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मकान है वो गिर जाए और लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाए, इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। याद रखिएगा, इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप बोलेंगे। दूसरा हमारा सुनामी। देखिए सुनामी का मतलब होता है कि जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होती है, जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो समुद्र का जो जल है ना वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ जाता है, और यह उठा हुआ जल तीव्र गति से समुद्र के किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और जहां पर समुद्र का किनारा होता है ना वहां पर उस समुद्र की लहरें लगभग 40 से 50 फीट होती है, और यह तीव्र गति से हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करता है और वहां पर भयंकर तबाही मचाती है। इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। तो भूकंप जो है वो स्थलीय भाग में आएगा और समुद्री भी स्थलीय भाग में आएगा, लेकिन यह समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आता है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आता है। भूकंप में पृथ्वी के सतह पर कंपन होगा, और सुनामी में क्या होगा कि समुद्र का जल काफी ऊंचाई के साथ हम लोग के आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और वहां पर भयंकर तबाही मचाएगी। तो इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी कहेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। सॉरी, चौथा सवाल होगा, कहता है सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बता दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुनामी से बचने के 3 उपाय क्या क्या हो सकते हैं। पहला उपाय होगा कि अगर आपको सुनामी से बचना है तो सबसे पहले समुद्र के किनारे कटीली झाड़ियां उगाना। समुद्र के किनारे क्या करना है? कटीली झाड़ियां उगाना। समुद्र के किनारे क्या उगाना है? कटीली झाड़ियां उगाना है। यानी अगर आपको सुनामी से बचना है तो सबसे पहला काम करना है समुद्र के किनारे कटीली झाड़ियां उगाना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा महानगर समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो वहां पर समुद्र के किनारे मोटी दीवार का निर्माण करना चाहिए। वहां समुद्र के किनारे क्या करना है? मोटी दीवार का निर्माण करना है। जैसे आप मुंबई शहर में जाइएगा तो सुनामी से बचने के लिए पूरे मुंबई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां एक बहुत बड़ा बांध बांध दिया गया और उस बांध के ऊपर पे ही सड़क बना दिया गया। अब सरकार के द्वारा दो फायदा है, एक तो लंबा चौड़ा सड़क बन गया और दूसरा है कि समुद्र की सुनामी या समुद्र की लहरें जब भी तेज रफ्तार से आती है तो उसी सड़क से टकरा करके उसका वेग कम हो जाता है। तो याद रखना है, समुद्र तो पहला काम क्या करना है? समुद्र के तटीय क्षेत्र में कटीली झाड़ियां उगाना है, और दूसरा समुद्र के किनारे मोटी दीवार का निर्माण करना है। तीसरा कि आजकल आपदा प्रबंधन के जो कार्यालय हैं, क्या आपदा प्रबंधन की जो टीम है, इस आपदा प्रबंधन की टीम क्या करती है? अपने लोगों को, अपने एनडीआरएफ की टीम को क्या करता है कि समुद्र में तैनात करके रखता है, और जो ही आपदा आने वाली होती है उससे पूर्व भी वहां पर लोगों को पता चल जाता है। आपदा कार्यालय को इसके बारे में जानकारियां हो जाती है, और समय रहते हुए आपदा प्रबंधन की जो टीम है, ये आपदा प्रबंधन के जो वैज्ञानिक हैं, यह सूचना आपदा प्रबंधन कार्यालय को देती है, और आपदा कार्यालय क्या करता है? समय रहते सुनामी आने से पहले जो सुनामी के जो तटीय क्षेत्र हैं उसको वहां से खाली करवा लिया जाता है। तो ये 3 उपाय हैं जिसको कर करके आप क्या कर सकते हो? सुनामी जैसी भयंकर आपदा से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सुनामी प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो निश्चित रूप से जब आपको सुनामी की अलर्ट मिल गया हो तो मछुआरों को समुद्र में नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र विशेष में रहते हैं उसको सुनामी रोधी मकान बनाना चाहिए, और सुनामी से
डटकर सामना करने के लिए उसको एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर के कई ट्रेनिंग भी लेना चाहिए, ताकि आपदा के समय में या सुनामी के समय में उसके जान माल को अधिक से अधिक नुकसान ना हो सके। तो ये सभी बातों का ध्यान में रख करके आप सुनामी जैसी भयंकर आपदा से बच सकते हैं। अब देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि भूकंप क्या है। पहला सवाल यहां पर लिखा हुआ कि भूकंप क्या है, भूकंप क्या है। फिर है कि भारत को प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण करें। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जब अचानक से कंपन उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े घर हैं, ये जमीन पर गिर जाए और जिसके कारण इस क्षेत्र विशेष में अपार धन और जन की क्षति हो, तो इस अप्रिय घटना को हम लोग बोलेंगे भूकंप। इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप। इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप। याद रखिएगा, ये हम लोग सीख गए कि इस अप्रिय घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे। अब फिर कह रहा है कि भारत को प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी का संक्षिप्त विवरण करना। देखिए भारत को कुल मिलाकर के याद रखिएगा 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अगर बात करें कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया, तो भारत को मुख्य रूप से 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पहला जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे जोन फर्स्ट। पहला हमारा होता है जोन फर्स्ट। दूसरा होता है जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। यहाँ पर एक नक्शा हम बनाए, इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो जहां जहां उजला कलर किया गया है, देखिए भारत का ये मिडिल वाला जो साइज है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ही लेते हैं। भारत का जो ये मिडिल वाला साइज है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग आएगा, साथ ही साथ पुनः महाराष्ट्र का कुछ भाग आएगा, इधर आपका उड़ीसा का भी कुछ भाग आएगा, कुछ भाग पश्चिम बंगाल का आएगा। ये सभी जो एरिया हैं जिसको हम लोग भूकंप जोन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, और यहाँ पर भूकंप आने की जो संभावनाएं है वो नहीं के बराबर होती है। यहाँ पर जो भूकंप आने की संभावना है वो क्या है, नहीं के ही बराबर होती है। याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूं कि भारत में भूकंपीय क्षेत्र को या भूकंप जोन को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। पहला है जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, उड़ीसा का एरिया, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया आता है, जहां ये मैदानी भाग होते हैं और यहाँ पर भूकंप का जो खतरा है वो ना ही के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग रखते हैं भूकंप जोन फर्स्ट में। दूसरा होता है भूकंप जोन सेकेंड। भूकंप जोन सेकेंड ये हमारा दूसरा भाग है, इसको हम लोग ब्लू कलर से डिवाइड किए, जो भूकंप जोन नंबर सेकेंड है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आपका इधर पंजाब से होता हुआ, मध्य प्रदेश से होता हुआ, बिहार का भी कुछ हिस्सा आएगा, और जो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये भी गंगा का मैदानी तटीय भाग है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का कई भाग आएगा, इधर आपका दक्षिण भाग का कुछ आएगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए एक जो बड़ा सा भूभाग है ये हमारा जोन सेकेंड में आता है। इस क्षेत्र में भी भूकंप की संभावनाएं जो है नहीं के बराबर होती है। हाँ, जोन फर्स्ट से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। अगर हम जोन थर्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको बिहार का हिस्सा आएगा, जैसे कि आपको 1934 ईस्वी में बिहार में मुंगेर में भयंकर भूकंप देखने को मिला था। तो इसके अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली एनसीआर होते हुए आपको राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र के कई पार्ट, गोवा, इन सभी स्टेट को शामिल किया गया है, जिसको कि हम लोग जोन 3 में रखते हैं। यहाँ पर भूकंप की संभावनाएं कभी कभी देखने को मिलती है, मतलब कभी कभी यहाँ भूकंप की जो स्थितियां होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि जोन 3 के अंतर्गत हम लोग का एरिया आता था, जहाँ पर मुंगेर में 1934 ईस्वी में विनाशकारी भूकंप आए थे। ये हम लोग का हो गया जोन 3। अगर अब हम बात करें कि जोन 4 के अंतर्गत, तो जितना भी आपको हरा कलर किया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का एरिया, और हमारा जो ये जो कलर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
और होते हुए नेपाल तक की जो एक लंबी चौड़ी एरिया जाती है वो हमारा जोन 4 के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त गुजरात का कुछ एरिया आएगा और इसके अतिरिक्त आपको महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया जो है इसके अंतर्गत आ सकता है। कुछ एरिया हमारा पश्चिम बंगाल का भी इसमें शामिल है जो कि जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भूकंप का खतरा काफी अधिक बना रहता है और समय समय पर यहाँ पर विनाशकारी भूकंप आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक भूकंप का खतरा किस जोन में है, तो सबसे अधिक भूकंप का खतरा होता है जोन 5 में। इसमें होता है जोन 5 में। इसके अंतर्गत आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, साथ ही साथ आपका जो पूर्वी भारत है जिसके अंतर्गत आपको कई स्टेट देखने को मिल सकते हैं। जितना भी पूर्वी जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, जितना भी हमारा पूर्वी भारत है, सिक्किम, ये सभी एरिया और जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया और कुछ एरिया आपको इधर गुजरात के, जिसमें कि भूकंप जोन नंबर 5 के अंतर्गत इसको रखा गया है और यहाँ पर भूकंप की संभावनाएं काफी अधिक होती है। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। देखिए अगला जो सवाल है हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल है। तो दीर्घ उत्तरीय सवाल में 2 प्रश्न जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें। यानी इसमें डबल सवाल है। पहला है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं और दूसरा है कि सुनामी से जो बचाव के तरीके हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब समुद्र के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समुद्र है, इस समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होती है, जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो समुद्र का जो जल है ना वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ जाएगा। समुद्र का जो जल है वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ जाएगा और यह उठा हुआ जल तीव्र गति से हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और जहां समुद्र का तट होगा ना, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 40 या 50 फीट होगी। समझ जाइए, आप जो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाते हैं ना, उतना ऊंचा होगा इसकी लहर और यह तेजी से हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और वहां पर भयंकर तबाही मचाएगी। इस अप्रिय घटना को हम लोग बोल लेते हैं सुनामी। तो सुनामी आप समझ में आई क्या होगा। यानी साधारण भाषा में बोले तो समुद्र की तेज लहरें जब काफी तीव्र गति से हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करती हो और वहां पर प्रवेश करके वहां पर भयंकर तबाही मचाती हो, अपने साथ हजारों की संख्या में लोगों को बहा ले जाती हो, लोगों का घर बर्बाद हो जाता हो, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता हो, काफी धन और जन का नुकसान होता हो, इस अप्रिय घटना को हम लोग बोलते हैं सुनामी। आप कह रहा कि सुनामी से बचाव के उल्लेख करें। इससे पहले ही मैंने बताया कि सुनामी से बचने के कई उपाय। पहला उपाय आप कर सकते हो कि अगर आपका क्षेत्र सुनामी के आसपास है तो आपको समुद्र के किनारे क्या करना, कटीली झाड़ियां लगाना। अगर आप कटीली झाड़ियां लगाते हो तो जब भी समुद्र की लहरें समुद्र से होकर के आपके क्षेत्र विशेष में आएगी ना, तो कटीली झाड़ियों के प्रभाव में आने से वो कुछ हद तक उसकी जो गति होगी वो रुक जाएगी। आपको याद रखना है कि समुद्र के किनारे क्या करना है, कटीले झाड़ियां उगानी है। दूसरा, अगर आप समुद्र तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने लिए सुनामी रोधी मकान बनाए ताकि जिस समय सुनामी आवे तो आप इस सुनामी के प्रभाव से बच सकते हैं। तीसरा काम आपको करना है कि अगर कोई बड़ा बड़ा महानगर है और वह समुद्र के ही जस्ट किनारे बसा हुआ है तो वहां पर समुद्र के चारों ओर मोटी दीवार का निर्माण कर देना चाहिए ताकि समुद्र की जो लहरें हैं ना उस दीवार से टकरा करके रह जाए और उसका पानी जो है ना शहर में आने से बचा जा सके। और साथ ही साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं या आपदा प्रबंधन कार्यालय के जो मैनेजमेंट करता है, वो सभी आजकल इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि वो आपदा आने से पहले ही आपदा के बारे में पता कर लेता है और समय रहते हुए वह उस क्षेत्र विशेष को खाली करवा लेता है। तो जब भी आपदा प्रबंधन की टीम या फिर आपदा प्रबंधन कार्यालय के द्वारा लोगों को आपदा के बारे में आगाह किया जाए तो निश्चित रूप से लोगों को उस पर ध्यान देनी चाहिए और समय रहते हुए अपने बचाव के लिए वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आपदा प्रबंधन की टीम जो है हम लोग को अलर्ट जारी कर रहा और हम लोग कान में तेल देकर सोए रहेंगे
और एकाएक जब आपदा आएगी तो उस समय आपदा प्रबंधन की टीम भी आपकी जान को बचा नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपदा प्रबंधन के द्वारा, आपदा कार्यालय के द्वारा जब भी आपदा को लेकर कोई एडवाइजरी जारी करे, कोई अलर्ट घोषित करे, तो निश्चित रूप से हमें उसका ध्यान में रखना चाहिए और समय रहते हुए हमें आपदा से बचने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये सभी काम करके आप लोग सुनामी से बच सकते हैं। चलिए हमारा अगला देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय बतावें। अब इसमें कुछ भी नहीं है, पहले वाला ही सवाल जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था वो फिर से रिपीट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से हम लोग इसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि भूकंप से बचाव के तरीके, फिर जो है सुनामी से। तो सुनामी के बारे में तो मैंने अभी तुरंत आपको बता दिया। भूकंप से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। जब भी आप मकान बनाए, ध्यान रखिए, मकान बनाते समय पहला काम क्या करना है कि इंजीनियर की सलाह लेना है। पहला काम क्या करना है, इंजीनियर की सलाह लेना। जब भी आप मकान बनाइए तो मकान बनाने से पहले क्या करना है, इंजीनियर की सलाह लेनी है। दूसरा, जब भी आप मकान बनाए तो जिस क्षेत्र में आप मकान बना रहे हो ना, उस क्षेत्र की मिट्टी की जांच कर लें। जिस क्षेत्र में आप मकान बना रहे हो उस क्षेत्र की मिट्टी की जांच कर लें। तीसरा, मकान आप जब भी बनाओ तो वर्गाकार क्षेत्र में बनाओ। क्या करना है, जब भी मकान बनाना है तो वर्गाकार क्षेत्र में बनाना है। और चौथा, जब भी आप मकान बनाइए तो मकान में जो उपयोग होने वाले जो मटेरियल्स हैं, इस मटेरियल का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 नंबर ईंट होना चाहिए, छड़ क्वालिटी वाला होना चाहिए, सीमेंट उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका घर मजबूत बने और भूकंप के समय ये भूकंप के प्रभाव को झेलने में सक्षम हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप मकान बनाइए तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का ध्यान में रखना चाहिए। और भी वर्तमान समय में कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि भूकंप रोधी मकान बनानी चाहिए। इंजीनियर की जब आप सलाह लोगे तो वो आपको भूकंप रोधी मकान बनाने की सलाह देंगे। आप भूकंप रोधी मकान बना करके क्या कर सकते हो, भूकंप जैसी स्थितियों से बच सकते हैं। अब रहा बात कि सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्या करना, तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि जब भी सुनामी आ जाए तो उस समय तो बचाव का कोई तरीका रहेगा ही नहीं, क्योंकि सुनामी काफी प्रभावशाली आपदा होती है। उस समय उससे बचने का कोई उपाय कर ही नहीं सकता है। तो सुनामी आने से पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कटीली झाड़ियां उगाएंगे। जो हमारा समुद्र का तटीय क्षेत्र है वहां पर हम लोग को क्या करना है, कटीली झाड़ियां उगाना है। दूसरा, समुद्र के किनारे मोटी दीवार का निर्माण करना है। समुद्र के किनारे क्या करना है, मोटी दीवार का निर्माण करना है। चौथा, कि निश्चित रूप से अगर आप सुनामी प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हो तो निश्चित रूप से सुनामी रोधी मकान बनाइए। सुनामी रोधी मकान बनाइए। चौथा, कि अगर आप सुनामी प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं और सुनामी आने के बारे में अगर आपदा प्रबंधन के द्वारा कोई सूचना दी जा रही है तो निश्चित रूप से इस सूचना पर हमको अमल करना चाहिए और समय रहते हुए उस क्षेत्र विशेष को खाली कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी, हमारे जो वैज्ञानिक है इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो सटीक सुनामी के बारे में पता लगा लेती है। और अगर वो अलर्ट कर रहा है कि भाई इस क्षेत्र में इतने बजे सुनामी आने वाली है तो निश्चित रूप से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और समय रहते हुए समुद्र के जो तटीय भाग है वहां से दूर चला जाना चाहिए। मछुआरों को उस दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाना चाहिए। जो लोग पिकनिक या मनोरंजन के उद्देश्य से समुद्र के किनारे जाकर के मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं उसको उस दिन अपना प्रोग्राम डिले कर देना चाहिए। तो इन सभी काम को करके आप लोग सुनामी जैसी अप्रिय आपदा से बच सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सवाल था, एक भूकंप से और दूसरा सुनामी से। मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। चलिए हमारा अब शुरू होता है इकाई 4। हमारा जो शुरू हो रहा है कौन सा, इकाई 4। देखिए इकाई 4 का हमारा पहला सवाल है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए जीवन का मतलब होता है कि जो हम लोग जन्म से लेकर अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक, हम लोग अपने जन्म से लेकर अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जो एक लंबा सफर तय करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीवन। दूसरा हमारा है रक्षक।
रक्षक का मतलब होता है रक्षा हेतु, ध्यान रखिएगा, रक्षक का मतलब होता है रक्षा हेतु। आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक, आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई सरकारी जॉब में है और एकाएक जो है आपके घर में कोई इमरजेंसी काम आ गया, तो एकाएक आप क्या करते हैं, आकस्मिक अवकाश ले लेते हैं, समझे, चाहे स्कूल हो या कार्यालय हो, वहां से आप क्या करते हो, आकस्मिक अवकाश ले लेते हो। आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक। और प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था। अब अगर इन सभी वर्ड को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को, जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को, जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई अप्रिय घटना घट गई या बहुत बड़ी कोई आपदा हो आ गई, कहीं पर ट्रेन पलट गया, बस पलट गई है, या प्लेन क्रैश होकर के गिरा हुआ है और बहुत सारे यात्री अभी घायल अवस्था में जिसको बचाया जा सकता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले वहां पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं और आपदा स्थल पर जो भी घायल हैं उन घायलों को प्राथमिक उपचार करके उसकी जान बचाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। यानी जीवन की रक्षा हेतु एकाएक की गई व्यवस्था को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। देखिए अगला हमारा सवाल है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में चर्चा करें। यानी अगर बाढ़ आ जाए उस समय हम लोग अपने जीवन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए जब भी आपको बाढ़ आवे तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति बाढ़ के पानी में फंसा है, जो व्यक्ति बाढ़ के पानी में फंसा है, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है उसको वहां से तुरंत बाहर निकालना है। पहला काम क्या करना है कि जो व्यक्ति बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है उसको वहां से तुरंत बाहर निकालना है। दूसरा काम, अगर आप उसको बाढ़ के पानी से बाहर निकाल लिया तो ऐसा नहीं कि उसको पानी में से निकाल करके और जहां पर सूखा वहां पर सुला दो, ऐसा नहीं करना है। जब उसको आप बाढ़ के पानी से निकाल लिया है तो सबसे पहले उसका आप प्राथमिक उपचार करो। सबसे पहले उसका आप क्या करना है, प्राथमिक उपचार करना है। और प्राथमिक उपचार के बाद अगर लगेगी कि उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है तो उसको उच्च इलाज के लिए आपको अस्पताल भेज देना चाहिए। तो ये दो काम करना है। तीसरा, बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों का जो जीवन जीने की जो शैली होती है, जीवन जीने वाली जो विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है, वो बाढ़ के पानी के कारण या तो पानी में बह जाता है या फिर वो पानी में डूब जाता है। इस स्थिति में आप उन व्यक्तियों को जो बाढ़ से प्रभावित है उसके लिए आपको उचित भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध कराना चाहिए। उस स्थिति में उसको भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उसका जान बचाया जा सके। हमारे समाज में, हमारे बाढ़ ग्रसित इलाके में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, चाहे वो डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन वो अपना घर बार छोड़ करके बिल्कुल भी वहां से जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जीवन भर में जो पूंजियां इकट्ठा की है, अगर उस क्षेत्र विशेष से हम जाएंगे ना तो वो कोई चोर या फिर लुटेरा जो है ना उसकी पूरी संपत्ति को बाढ़ का फायदा उठा करके लेकर चला जाएगा। इसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी भी परिस्थिति में अपना घर छोड़ करके उस इलाके से जाना पसंद नहीं करेगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो ऐसे लोगों के लिए नाव या बोट उपलब्ध कराइए। ऐसे लोगों के लिए नाव या बोट उपलब्ध कराइए। साथ ही साथ जीवन संबंधित जितनी भी जरूरत, जीवन संबंधित जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, मेडिकल, ये सभी उनको उन्हीं क्षेत्र में उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए हमारा जो तीसरा सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा करें। देखिए यहाँ पर दो सवाल है। एक तो पहला कि आपको अगर भूकंप आवे तो उस समय
आप लोग जो है आकस्मिक प्रबंधन के रूप में क्या करेंगे, और दूसरा है कि सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, भूकंप के समय आकस्मिक प्रबंधन के रूप में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी घर में हैं और एकाएक आपको वहां पर भूकंप आ जाए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर आप घर में हैं तो तुरंत घर के कोने में चला जाना चाहिए। पहला काम करना है कि अगर आप अपने घर में हैं और एकाएक भूकंप आ जाए तो सबसे पहला काम करना है कि आपको तुरंत अपने घर के कोने में चला जाना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है कि अगर आप अपने घर के कोने में चले गए तो अपने सिर को किसी ठोस वस्तुओं से ढक लेना चाहिए। आप ठोस वस्तुओं का मतलब जैसे आपके घर में बेड है या फिर मेज है, कोई ठोस वस्तु है ना, आप अपने सिर को उससे सुरक्षित कर लीजिए। दूसरा काम करिए। तीसरा काम करें कि हो सके तो अगर मान लीजिए संभव है तो आप अपने घर से बाहर निकलकर खुली मैदान में जाने का प्रयास करें। हो सके तो आप अपने घर से निकलकर खुली मैदान में जाने का प्रयास करें। और चौथा काम करेगा, अगर आप टॉप फ्लोर पर हैं और कई मंजिला बिल्डिंग है और नीचे उतरने में आप असमर्थ हैं, तो उस स्थिति में आप छत पे ही रहें। और छत पर निश्चित रूप से पिलर रहता है। पिलर समझते हो ना, घर की जो छड़ का बना होता है पिलर, आप पिलर को अच्छी तरह से पकड़ करके बैठ जाएं। और जब तक कि भूकंप का झटका कम ना हो जाए तब तक उसको आप अच्छी तरह से पकड़कर बैठे रहें। तो ये काम करना, ये 4 काम आप कर सकते हैं कि भूकंप के समय भूकंप से बचने के लिए। अब रहा बात क्या करा कि सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन को बतावें, तो सुनामी की स्थिति में किसी भी प्रकार का आकस्मिक प्रबंधन किया ही नहीं जा सकता। जैसे ऐसा नहीं सोचना कि अब सुनामी आ रहा है और कार स्टार्ट कर लेंगे और आगे आगे कार दौड़ाएंगे, पीछे पीछे सुनामी आएगी, ये सब संभव नहीं है। सुनामी आने से पहले ही आप जितने बचाव के तरीके अपना सकते हैं। अगर एकाएक सुनामी आ गया तो उस स्थिति में कोई उपाय नहीं है। आप एक ही काम कर सकते हैं कि हे भगवान, हमसे जो भी गलतियां हो इसे माफ करिए, हम आपके शरण में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप सुनामी आने के समय में कोई दूसरा विकल्प अपना नहीं सकते हैं। तो इस बात का याद रखना कि सुनामी आने से पहले ही आप सुनामी से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। सुनामी के समय कोई आकस्मिक प्रबंधन नहीं होता है। चलिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखकर चलिए कि आकस्मिक प्रबंधन में सबसे बड़ा अगर किसी की भूमिका होगी ना तो वह स्थानीय प्रशासन का ही होगा। क्योंकि मान लो किसी भी क्षेत्र में कोई दुर्घटना घट जाए, कोई अप्रिय आपदा घटित हो जाए, तो सबसे पहले वहां पर कौन आएगा? स्थानीय लोग ही आएंगे। और स्थानीय लोग वहां पर आकर के क्या करेगा कि जो भी घायल व्यक्ति हैं उसको उस क्षेत्र विशेष से बाहर निकालेगा, उसका प्राथमिक उपचार करेगा। और उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद अगर स्थितियां ठीक है तो उनके परिजनों को सूचित करेगा। अगर स्थितियां खराब है तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल भेजने का प्रयास करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। समझे? बाद में ना कोई टीम आएगी, चाहे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हो या फिर आपको स्टेट एनडीआरएफ की टीम हो, लेकिन सबसे पहले अगर कहीं पर आपदा हो ना तो वहां सबसे पहले स्थानीय लोग ही पहुंचते हैं, जिसको कि हम लोग स्थानीय प्रबंधन कह सकते हैं। और ये लोगों की जान बचाने का प्रयास करता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर आपका सवाल है कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। देखिए, गर्मी के समय में खास करके ग्रामीण इलाकों में आग लगने की स्थिति काफी बढ़ जाती है। इसके कई कारण हैं कि कारण क्या है कि गांव में अधिकांश लोग जो है वो चूल्हा पर भोजन बनाते हैं, जिसके खाना बनाने के बाद जो उसका कुछ भाग बच जाता है और वो अगर हवा के माध्यम से इधर उधर बिखर गया तो निश्चित रूप से वहां पर आग लगने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। तो आपको आग लगने की स्थिति में क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। देखिए, आग लगने की स्थिति में सबसे पहला प्रबंध ये कीजिए कि जो व्यक्ति आग में फंसे हुए हैं उसको वहां से पहले तुरंत बाहर निकालिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आग में जल रहा है, चिल्ला रहा है और अपना अपना मोबाइल ऑन करके शुरू हो गए कि देखिए हम आज यहाँ खड़ा है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि आदमी आग में जल रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से। ऐसा नहीं बोलना है। आपको कोशिश करनी है अपना जान बचाते हुए किसी परिस्थिति में जो आग में फंसे हुए व्यक्ति हैं उसको हम लोगों को क्या करना है, आग से बाहर निकालना है। दूसरा काम करना है कि जो व्यक्ति को आपने बाहर निकाला है ना,
क्योंकि आग के प्रभाव के कारण वो काफी झुलस चुका होगा। तो इसका हम लोगों को प्राथमिक उपचार करना है। जो आग में झुलसा हुआ व्यक्ति है उसका हम लोग को क्या करना है, प्राथमिक उपचार करना है। और प्राथमिक उपचार करने के बाद फिर से इसे अच्छे इलाज के लिए हमको अस्पताल भेज देना है। तीसरा काम क्या करना है कि आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दमकल के भरोसे बैठे रहो। तीसरा काम करना है, आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा काम है कि आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अब इस प्रयास में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो आग बुझाने के लिए आप लोग कीचड़, बालू, पानी, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत जगह शहर में जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब में आपको अलग अलग प्रकार के सिलेंडर रखा रहता है, उस सिलेंडर के माध्यम से आप आग बुझा सकते हैं। बहुत सारे फायर वॉल होता है जो कि आपको इंस्टीट्यूट में रखा होता है, उसको आप आग में फेंक दीजिए, उसको आप ब्लास्ट करने के बाद ऑटोमेटिक जो है आग उस क्षेत्र विशेष में कम हो जाएगा। तो ये सभी आपको प्रयास करने चाहिए। आग बुझाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयास करना चाहिए। चौथा, आपको तुरंत जो है ना फायर ब्रिगेड, जिसको हम लोग दमकल कहते हैं, दमकल, फायर ब्रिगेड या अग्निशामक यंत्र, इसको कॉल करना चाहिए और अपने क्षेत्र का उसको लोकेशन देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो फायर ब्रिगेड वाला जो टीम है वो वहां पर आएगा और आग बुझाने का प्रयास करेगा। तो ये सभी आप प्रयास कर सकते हैं आग की स्थिति में प्रबंधन के रूप में। इस बात को ध्यान रखिए। क्या क्या कर सकते हैं, पहला कि आग में फंसे हुए लोगों को वहां से तुरंत बाहर निकालिए। दूसरा, आग के कारण अगर लोग झुलस गया है उसका प्राथमिक उपचार कराना है। तीसरा, आग बुझाने का प्रयास करना है, जिसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, पानी, कीचड़, बालू, या फिर जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसका, या फिर फायरवॉल, अलग अलग तरीकों का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, आपको फायर ब्रिगेड की टीम को बुलानी चाहिए और जल्द से जल्द आग को बुझवाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सभी काम आप कर सकते हैं आग लगने की स्थिति में, आग से बचाव के तरीके के रूप में। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर सवाल है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवी संस्था की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, कहता आकस्मिक प्रबंधन में, आकस्मिक प्रबंधन का मतलब है कि एकाएक अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, मान लीजिए कहीं पर बस का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर ट्रेन पलट गई है, कहीं पर भूकंप जैसी स्थितियां आ गई जिसके कारण पूरा का पूरा कॉलोनी का बिल्डिंग एक दूसरे पर गिर गया हो। अगर इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं कहीं पर हो रही है तो इसमें स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवी संस्था की क्या भूमिका होती है। मैंने इसको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताया था कि जब भी किसी क्षेत्र विशेष में आकस्मिक आपदा आती है तो सबसे पहले वहां पर स्थानीय प्रशासन के ही लोग पहुंचते हैं और वहां पर स्वयं सेवी संस्था के ही लोग पहुंचते हैं। ये अपने स्तर से आपदा में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जितने भी वहां पर आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनका प्राथमिक उपचार करते हैं और उसे उच्च इलाज के लिए अस्पताल भेज देते हैं। इसके बाद इसी तरह जो स्वयं सेवी संस्था है वह भी उस क्षेत्र विशेष में पहुंचता है। अगर मान लो कि आपदा लंबे समय तक रहने वाली हो तो वहां पर कैंपेनिंग किया जाता है, साथ ही साथ जीवन संबंधित जो भी जरूरत का सामान है उसको वहां पर मौजूद कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में पानी आ गया और चारों तरफ पूरा एरिया गिर गया, तो यहाँ पर स्वयं सेवी संस्था क्या करेगा, उन क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वहां पर अलग अलग प्रकार के विधि व्यवस्थाओं को संचालित करेंगे। आसपास के क्षेत्रों से चंदा इकट्ठा करके उन क्षेत्रों में जरूरत की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवी संस्था की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है यह है प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत करें। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत करें। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है जैसे कि मान लो कहीं सुनामी आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, कहीं पर बादल फट जाए,
कहीं पर हिमस्खलन हो जाए, कहीं पर भूस्खलन हो जाए, इन सभी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। क्योंकि जब भी ये आपदा होगी तो आपका जो सामान्य संचार व्यवस्था है, जैसे मोबाइल हो गया या फिर बहुत सारे जो इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, नेटवर्क जैम हो जाएगा, जिसके कारण आपको कई घंटों तक जो है ना संचार व्यवस्थाएं बाधित हो जाएगी। तो इस समय वैकल्पिक संचार माध्यम के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला जो उपकरण है ना, वो होता है हैम रेडियो। क्या होता है? हैम रेडियो। हैम रेडियो एक वैसा उपकरण होता है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है। हैम रेडियो एक वैसा उपकरण होता है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है और नेशनल डिजास्टर जो क्या बोलते हैं, जो आपदा प्रबंधन की टीमें होती है ना, उन टीमों के पास में ये रेडियो, हैम रेडियो वाला उपकरण मौजूद रहता है, जिसको आप देखते होंगे कि ट्रेन सब में जो है पीछे में गार्ड लेकर के रहता है, वायरलेस टाइप जिसको बोलते हैं। ये यंत्र होता है, ये यंत्र सीधे, इसके लिए अलग से एक अलग कृत्रिम उपग्रह लगाकर रखा जाता है, जो कि लोकल नेटवर्क से इसका कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। अगर आपदा भी आ जाए तो इसका हैम रेडियो काम करेगा और ये इस हैम रेडियो के माध्यम से अपने कार्यालय को आपदा के बारे में सूचित करता रहेगा और अपने जरूरत के हिसाब से वहां से सहायता जो है ना मांगना शुरू करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम के रूप से हैम रेडियो का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सुनामी के समय भी पहले से लोगों को इसकी जानकारी मिल जाती है कि एक दिन के बाद इस क्षेत्र विशेष में सुनामी आने वाला या चक्रवात आने वाला या आंधी तूफान आने वाला होता है। इसके लिए वैज्ञानिक की जो टीम होती है ना, ये पहले से उस क्षेत्र विशेष में गश्त करते रहता है। और चूंकि वहां पर तो नेटवर्क नहीं है, वहां पर कोई मोबाइल काम नहीं करेगा, तो उस समय वहां पर क्या काम करेगा? हैम रेडियो। और इस हैम रेडियो के माध्यम से क्या होता है कि आपदा संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां ये आपदा प्रबंधन कार्यालय को भेजती है और आपदा जो कार्यालय है वो समय रहते हुए क्या करता है? इसको बचाने का प्रयास करता है, इनको बचाने का वो लोग क्या कर लेता है? प्रयास कर लेता है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा जो है ये समाप्त हुआ। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग इकाई 5 और इकाई 6 का जो भी प्रश्न उत्तर है हम उसको डील करेंगे। चलिए उसके लिए तब तक धन्यवाद।